हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के परमाणु की संरचना चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है आधुनिक परमाणु मॉडल, ठीक ना। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। आधुनिक परमाणु मॉडल क्या होता है भाई? देखिए, आधुनिक परमाणु मॉडल को श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक ना। और ये आधुनिक परमाणु मॉडल आज के टाइम पे बहुत एथेंटिक माना जाता है और यही आज के टाइम पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। सबसे सही परमाणु मॉडल अब तक का इसी को माना जाता है, ठीक ना। ध्यान देंगे, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, ठीक है। इनके अनुसार हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये बताया गया था कि जो परमाणु होता है उसका आकार गोलाकार या वृत्ताकार होता है ना। परमाणु का आकार कैसा होता है बच्चों? गोलाकार या वृत्ताकार होता है, ठीक है। और परमाणु का आकार गोलाकार या वृत्ताकार होता है तो इस परमाणु के दो भाग पाए जाते हैं, है ना। परमाणु के कितने? दो भाग पाए जाते हैं। पहला परमाणु का नाभिक होता है और दूसरा नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक ना। परमाणु के कितने भाग होते हैं? दो, पहला नाभिक और दूसरा वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला पॉइंट देखिएगा। नाभिक के चारों तरफ जो कक्षा या कोष होता है उसके अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं पाई जाती हैं या जिनको हम लोग कोष कहते हैं, कोष के अंदर मिलेगा उपकोष। क्या मिलेगा बच्चों? उपकोष। उपकोष के अंदर मिलता है कक्षक और इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। एक बार फिर से सुनिए, पहले क्या होगा? नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या मिलेगा? कोष। उन कोष में क्या मिलेंगे? उपकोष। उपकोष के अंदर क्या मिलेंगे? कक्षक। और इन कक्षकों में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कोष, कोष के अंदर मिलेगा उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अगले पॉइंट की बात करते हैं, किसी कोष को KLMN इत्यादि जो अंग्रेजी के वर्णमाला है इनके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। KLMN इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें का मतलब कोष में ना, कोष को हम लोग KLMN से प्रदर्शित करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होगी। कितनी होगी बच्चों? 2n² के बराबर, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के क्या होगी? बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, 2n² यदि हम लोग ध्यान से इसको समझे तो पिछली क्लासों में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोरबरी, ठीक ना। बोरबरी के नियम के रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। उन्होंने बताया था कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। कितनी होती है बच्चों? 2n² के बराबर होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रॉन 2n² के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक ना। 2n² के बराबर होगा। यदि हम लोग इसमें पहले कोष की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? पहले कोष की। तो पहले कोष का मतलब जो 2n² है उसमें जो n आपको दिख रहा है, n का मान 1 रखना है। कितना रखना है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अगर हम दूसरी कक्षा की बात कर लें, दूसरे कोष की बात कर लें, तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? n के जगह पे जहां पे हम लोग 1 रखे थे अब कितना रखेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4 होगा। और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार से यदि तीसरी कक्षा की बात कर ली जाए तो n का स्क्वायर हमको करना है। n का मान कितना लेंगे हम लोग? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ठीक ना। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इसी तरह से चौथी कक्षा की बात कर लें तो 4 का स्क्वायर और गुणे 2, तो 4 का स्क्वायर 16, दूना कितना? 32, है ना। इसी तरह से पांचवें कक्षा की बात कर लें तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50।
तो यानी इस प्रकार से हम लोग किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला कोष K है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा कोष L है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा कोष M है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, चौथा क्या है N है जिसमें 32। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। आगे हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी कोष में उपकोष की संख्या, ठीक ना, किसी भी कोष में जो उपकोष होंगे बच्चों, उपकोष की संख्या n के बराबर होगी। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे यदि हम पहले कोष की बात करें तो पहले कोष में उपकोष जो पाया जाता है यस उपकोष पाया जाता है, और यस उपकोष केवल एक ही यस ही पाया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो n का मान कितना, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब उपकोष की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। यदि दूसरे कोष की बात कर लें तो दूसरे कोष में मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसमें 2 उपकोष पाए जाएंगे, यस भी मिलेगा और पी उपकोष भी मिलेगा, यस उपकोष और पी उपकोष, ठीक है। तीसरे कोष की अगर बात कर ले बच्चों तो तीसरे कोष में, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और उपकोष की संख्या भी कितनी होगी, 3। कैसे, एक यस उपकोष, दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष। इसी तरह से चौथे में एस पी डी एफ 4 उपकोष हो जाएंगे। तो जितना मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा उतना ही उसमें उपकोष की संख्या होगी, कोष के अंदर उतना ही उपकोष पाए जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए अगला पॉइंट है बच्चों, कोष में यस उपकोष के कक्षक का आकार गोलाकार होता है, ठीक ना। यदि हम लोग यस उपकोष के कक्षक की बात करें तो इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार। पी उपकोष के कक्षक की बात कर लें तो इसका आकार डंबलाकार, और यदि डी उपकोष के कक्षक की बात कर लें तो इसका आकार डबल डंबलाकार होता है। और यदि हम लोग एफ ऑर्बिटल की बात करें, एफ उपकोष के कक्षक की बात करें तो एफ उपकोष के कक्षक के ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक ना, यानी जो कक्षक होते हैं, इनकी जो आकृति होती है वो थोड़ा जटिल होती है। क्या होती है, जटिल होती है, ठीक ना। तो हम लोग 3 कक्षकों के ज्यामिति की बात करेंगे। यस का आकार कैसा होगा, गोलाकार, पी का डंबलाकार, डी का डबल डंबलाकार, ठीक ना। यदि हम लोग बात करें अगले पॉइंट की तो ध्यान देंगे बच्चों, एक कक्षक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसी भी एक कक्षक की बात कर लिया जाए तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज आएगा और एक क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी उपकोष की बात कर लें, उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं, अगर एक कक्षक की बात करें, ठीक ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, अधिक से अधिक एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक आएगा क्लॉकवाइज और दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, यस उपकोष में एक कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक और एफ उपकोष में 7 कक्षक पाए जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यस के पास कितने, एक कक्षक मिलेंगे, पी के पास 3, ठीक ना, कौन कौन सा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की बात करें तो डी में कितने, 5 कक्षक होंगे, कौन कौन से बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एफ की बात कर ले तो इसमें 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, उपकोष में कक्षक की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है ना। किसी भी उपकोष में अगर कक्षक की संख्या, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर थी, लेकिन किसी भी कोष में अगर हमको कक्षक की संख्या देखना है, किसकी संख्या, कक्षक की संख्या देखना है, तो कक्षक की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। कितने के बराबर, n स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। तो बच्चों ये था आपका आधुनिक परमाणु मॉडल, जिसको श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला टॉपिक देखेंगे स्पेक्ट्रम ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण होते हैं। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है उसमें अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण पाए जाते हैं, ठीक ना, जिसका विश्लेषण इस स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है। तो इससे प्राप्त आरेख को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे,
विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसमें विभिन्न आवृत्ति और विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले क्या पाए जाते हैं, विकिरण पाए जाते हैं, ठीक ना। इन विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा यदि हम लोग देखें तो इसके विभिन्न प्रकार के आरेख मिलेंगे और उन्हीं आरेख को बच्चों हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक ना। एक बार फिर से देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण होती है जिसका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है। इससे प्राप्त आरेख को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे देखिए, स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के स्पेक्ट्रमों के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक ना। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, ध्यान देंगे। पहला स्पेक्ट्रम है हमारे पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं इसको। देखिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण, है ना, किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है। कहाँ से गुजारा जाता है बच्चों, प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक ना। प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को, इसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी स्रोत से, ठीक है, किसी स्रोत से उत्पन्न होने वाले या उत्सर्जित होने वाले, है ना, उत्सर्जित होने वाले विकिरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर से सुनिए, किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जैसे बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है ना, बल्ब का स्पेक्ट्रम क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट जलता है, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो है स्रोत ना। और वहां से निकलने वाली जो प्रकाश है, जो बल्ब का कांच होता है वो एक प्रिज्म का तरह कार्य करेगा और उससे निकलने वाले प्रकाश जो होंगे, ठीक ना, उनके स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक ना। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जैसे बल्ब का स्पेक्ट्रम बताई दिया कि यहाँ पे एक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रिज्म से गुजारने पर पर्दे पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अगर प्रकार की बात कर लिया जाए तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। पहला होता है सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक ना। तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, सतत, बैंड और रेखीय। एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, वह स्पेक्ट्रम, वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें रंगों की लगातार पट्टिका प्राप्त होती है, वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें लगातार रंगों की पट्टिका, ठीक ना, रंगों की लगातार पट्टिका प्राप्त होती है, सतत स्पेक्ट्रम होता है, ठीक ना। जैसे यदि हम लोग बात करें बिजली का, बिजली बल्ब का स्पेक्ट्रम जो होगा एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, ये सतत स्पेक्ट्रम है, ठीक ना। यदि हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात कर लें तो सूर्य का प्रकाश भी किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, सतत स्पेक्ट्रम है, ठीक ना। इसी प्रकार से यदि बच्चों हम लोग बात कर लें इंद्रधनुष की, जो आसमान में इंद्रधनुष बनती है वो भी किस प्रकार का, सतत स्पेक्ट्रम, ठीक ना। तो इसमें लगातार रंगों की पट्टिकाएं मिलेगी तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे सतत स्पेक्ट्रम। वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें लगातार रंगों की क्या मिलेगी, पट्टिका, ठीक ना। दूसरे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा बच्चों, वह स्पेक्ट्रम जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाएं अतिव्यापित होती है, मतलब एक स्पेक्ट्रम रेखा के ऊपर दूसरी स्पेक्ट्रम रेखा, दूसरी स्पेक्ट्रम रेखा के ऊपर तीसरी स्पेक्ट्रम रेखा, इस प्रकार से अतिव्यापित होती है। मतलब वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अतिव्यापित होती है, एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, ठीक ना। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या, बैंड स्पेक्ट्रम। जैसे अगर हम किसी अणु के स्पेक्ट्रम की बात करें बच्चों, तो अणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक ना। क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम। आगे हम लोग बात करते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम की बात कर लिया जाए तो वह स्पेक्ट्रम
वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें बीच बीच में काले रंग के स्थान पाए जाते हैं, यानी स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच में जगह जगह पे काले स्थान पाए जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच बीच में काले रंग के स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? काले रंग के स्थान पाए जाते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या? रेखीय स्पेक्ट्रम। जैसे किसी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वह रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में दो प्रकार का स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। और उसके बाद उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के तीन प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सा? सतत स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक ना। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिकों को अब कवर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।